नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम में हूं ऋतु वर्मा। अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे देश भर की बड़ी खबरों की, बताएंगे कि दुनिया भर में कौन कौन सी खबरों पर है सबकी नजर, क्या चल रहा है खेल और अर्थ जगत में, कुछ झलकियां फिल्म कला संस्कृति के क्षेत्र से भी। लेकिन सबसे पहले अभी तक की बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रायपुर में डीजीपी आईजीपी सम्मेलन में होंगे शामिल। वामपंथ, आतंकवाद और आपदा प्रबंधन जैसे मुद्दों पर होगा मंथन। केंद्रीय एजेंसियों और दिल्ली पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। बैंकॉक में गैंगस्टर हरसिमरन उर्फ बादल गिरफ्तार। बैंकॉक से यूएस भागने की फिराक में था हरसिमरन। हत्या, जबरन वसूली और आर्म्स एक्ट के कई हैं मामले दर्ज। कर्नाटक में मुख्यमंत्री पद पर मचे घमासान के बीच सीएम सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार के बीच ब्रेकफास्ट मीटिंग। दोनों नेताओं ने आपसी मतभेद से किया इंकार, हाईकमान पर छोड़ा आखिरी फैसला। तमिलनाडु में समुद्र तट के करीब पहुंचा चक्रवात दितवा। कई इलाकों में मूसलाधार बारिश। वहीं दितवा से प्रभावित श्रीलंका को भारत ने भेजी सहायता। एनडीआरएफ की टीमें भी रवाना। कोलंबो में भारतीय उच्चायोग ने हेल्पलाइन नंबर +94 773 727 832 किया जारी। और सुल्तान अजलान शाह कप के फाइनल की तरफ भारत ने मजबूती से बढ़ाए कदम। कनाडा के खिलाफ अंतिम ग्रुप मुकाबले में बनाई बड़ी बढ़त। शुरुआत करेंगे कर्नाटक की खबर से। कर्नाटक में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार के बीच मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर चल रही खींचतान के बीच पार्टी आला कमान की दखलंदाजी के बाद दोनों नेताओं ने ब्रेकफास्ट टेबल मुलाकात की। इसके बाद दोनों से साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एकजुट होने का दावा किया। सीएम सिद्धारमैया ने कहा कि हमारे बीच कोई मतभेद नहीं है, मैं और उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार एकजुट हैं। उन्होंने कहा हमारे बीच कोई मतभेद नहीं है, हमारे बीच एकता बनी रहेगी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार के बीच लगातार सत्ता को लेकर जिस तरह की खींचतान थी, उस पर आज एक विराम लगने की कोशिश की है हाईकमान ने। हाईकमान की दुहाई दोनों ही नेता लगातार दे रहे हैं कि जो हाईकमान कहेंगी वही हम करेंगे। ऐसे में आज ये जो ब्रेकफास्ट मीटिंग हुई है, देखना दिलचस्प होगा कि कितने लंबे समय तक ये माना जाए कि कर्नाटक की सरकार पर जो एक बड़ा संकट मुख्यमंत्री को लेकर लगातार बना हुआ है, क्योंकि सिद्धारमैया मौजूदा मुख्यमंत्री हैं, डीके शिव कुमार उप मुख्यमंत्री हैं। बात यह है कि सत्ता में आने के बाद से 2023 में सिद्धारमैया के मुख्यमंत्री बनते समय एक अघोषित सहमति हुई थी, जो ढाई चाल सियासत की है, जो हम देख चुके हैं कि इससे पहले भी कांग्रेस के तमाम राज्यों में, चाहे वो छत्तीसगढ़ की हम बात करें, राजस्थान की बात करें, 2.5 सालों का जो एक समझौता हुआ दो नेताओं में, दो मुख्यमंत्रियों में, कि किस तरह से 2.5 साल के बाद मुख्यमंत्री बदले जाएंगे। लेकिन ये फॉर्मूला काम करता हुआ दोनों राज्यों में दिखाई नहीं दिया। अंततः दोनों ही राज्यों में कांग्रेस की सरकार गई। आज उसी तरह की एक मुसीबत कर्नाटक सरकार के सामने भी दिखाई दे रही है। कर्नाटक में आज सियासी ब्रेकफास्ट हुआ है। ये ब्रेकफास्ट कितने समय तक इस मुसीबत को और दूर रख सकेगा। वहीं myself and the President of the KPCC and Deputy Chief Minister Mr. D.K. Shivakumar and myself are single. We are you are united. You are united, and there is no differences between D.K. Shivakumar and myself. The High Command, whatever decision it takes, both of us will obey. वहीं कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने राज्य में जारी नेतृत्व विवाद के बीच कहा कि उन्होंने सीएम सिद्धारमैया के साथ नाश्ते पर हुई बैठक में सार्थक चर्चा की। शिव कुमार ने कहा कि विपक्षी दलों से निपटने के लिए आज हमने 2028 के चुनाव की रणनीति पर विचार विमर्श किया। Today we discussed the strategy of 28. We discussed the strategy of 28
assembly session which is going to be held. How to tackle the opposition party, we will do it. Whatever they do politics, they may try to create a lot of issues. We are ready to answer to them. As far as political issues is concerned, the leadership issue is concerned, we go by my party high command. Whatever my party high command tells, it is our decision. We know the party is in difficult stage in our country, but still we have confidence. Karnataka will take a major role, repeat in 28, and will take forward in 29, again under the leadership of Mallikarjun Kharge ji and Rahul ji. और इस खबर पर और बात करने के लिए हमारे साथ हमारी साथी जुड़ गई हैं ज्योति दफेदार। ज्योति, ब्रेकफास्ट टेबल पे एक मुलाकात हुआ है, एक सियासी ब्रेकफास्ट तो हुआ है, लेकिन क्या सियासत की ढाई चाल जो है वो यहाँ पर आड़े आ रही है, या सही में जो शब्द कह रहे हैं कि 2028 के चुनाव को लेकर बात की गई है, लेकिन उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार का चेहरा कुछ और कहता है? रितु जी, जैसे हाईकमांड के निर्देशन के बाद मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार दोनों भी साथ मिलकर आज ब्रेकफास्ट मीटिंग किए थे। ब्रेकफास्ट मीटिंग होने के बाद उन्होंने प्रेस में ब्रीफ किए। उन्होंने ये तो कहा है कि हम दोनों में कोई मतभेद नहीं है, हम दोनों भी एकजुट है। जैसे आज भी जो बात कह रहे थे, हाईकमांड डिसीजन लेगा, हाईकमांड फाइनल डिसीजन लेगा, दोनों ने भी वही बात दोहराई। लेकिन जैसे आपने कहा, उनके बॉडी लैंग्वेज कुछ और था और उनके मन में कुछ और था। वो बाहर से ऐसे कह रहे हैं कि हाईकमांड डिसीजन इज फाइनल। यहाँ पे डीके शिव कुमार बहुत ही काम एंड कंफर्ट से बात कर रहे हैं। सीएम के साथ जो बैठक हुआ, ब्रेकफास्ट मीटिंग हुआ, वो बहुत फलप्रद था। उन्होंने प्रेस मीट में, जैसे आपने देखा, प्रेस मीट में उन्होंने उन दोनों की बीच के बात नहीं कहा जो बीजेपी के अगेंस्ट क्या क्या स्ट्रैटेजी बनाना है, पार्लियामेंट विंटर सेशन में क्या सब्जेक्ट डिस्कस करना है, वो हमने बात की। पावर शिफ्टिंग की कोई बात नहीं हुई। जैसे रिपोर्टर्स ने उनसे पूछा कि 2.5 साल का जो एग्रीमेंट का बात हुआ, क्या, जब सीएम सिद्धरामैया उस क्वेश्चन को टाल दिया उन्होंने, हम आपके सब सवाल का क्वेश्चन जवाब नहीं देंगे। तो फिलहाल तो ऐसे लग रहा है थोड़ी सी शॉर्ट ब्रेक लगी है, लेकिन ये ब्रेक ऐसे ही नहीं लगेगा, वो ये खींचतानी तो जारी रहेगी। यहाँ पे डीसीएम शिव कुमार यहाँ पे बहुत शांति मंत्र ऐसे जप रहे हैं, लेकिन वहां पे उनका जो भाई है डीके सुरेश, जो पूर्व सांसद थे, वो अभी दिल्ली जाकर पहले उन्होंने कहा था, यही बात कहा था, कोट्ट मातु उल्सिकोली, मतलब जो आपने वादा दिया है जो निभाइए। सीएम सिद्धरामैया निभाते जो भी वादा देते, जैसे वो पंच गारंटी को जैसे वो फुलफिल किए हैं, जो भी कुछ वादा किए हैं वो निभाते हैं। यहाँ पे डीके शिव कुमार शांति का मंत्र जप रहे हैं, वहां पे उनका भाई क्रांति कर रहे हैं, मतलब दिल्ली जाकर हाईकमांड को और एक बार मनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये तो लगता है कि खींचतान तो जारी रहेगी। यहाँ पे भी सेशन है, दिसंबर 8 से सेशन होगा, कर्नाटक असेंबली सेशन। तो फिलहाल ऐसा लगता है कि जो सेशन होने के बाद कुछ डिसीजन पे आ जाएंगे, क्योंकि सेशन के बीच अगर कुछ मामला और भी बढ़ गया तो हाईकमांड को ये सरदर्द होगा। लेकिन ये तो क्लियर है कि ये सब हाईकमांड के कोर्ट में है। अभी हाईकमांड को ये बहुत बड़ा सरदर्द है। और एक बात उन्होंने कहा कि 2028 की जो इलेक्शन है, हम राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की लीडरशिप में चलेंगे। यहाँ पे सीएम सिद्धरामैया की उन्होंने जिक्र नहीं किया। पता नहीं उन दोनों की जो टक्शन चल रही है आगे भी ऐसे ही जाएगा। लेकिन ये तो है, सब लोग विधायकों को लेकर, सचिव लोग, सब लोग यही हाईकमांड पर निशाना कर रहे हैं। लेकिन जो मतलब जो अंदर से क्या क्या स्ट्रैटेजी बनानी है, दोनों कैंप में तो स्ट्रैटेजी जो बन रही है और क्लियर दिख रहा है, दोनों कैंप तो अलग हो चुके हैं, सीएम सिद्धरामैया के कैंप और डीके शिव कुमार के कैंप। और एक बात मैं यहाँ पे दोहराना चाहती हूँ, सीएम सिद्धरामैया जो अभी कह रहे हैं कि हाईकमांड की निर्देश ही फाइनल है, लेकिन उन्होंने अहिंद की, वो बहुत बड़े प्रोमिनेंट लीडर है। तो हमें सुनने में आ रहा है कि पॉलिटिकल राजनीति में सुनने में आ रहा है कि वो अहिंद की एक रिपोर्ट भेजे है हाईकमांड के लिए। जो क्षेत्र है 224 जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उसमें कितने कितने क्षेत्र में अहिंद की मत बैंक है, वोट बैंक है, स्ट्रांग है। 80 क्षेत्र में कितने स्ट्रांग है, और जो ओवरऑल कितने कितने कॉन्स्टिट्यूएंस में अहिंद की मत, मतलब अल्पसंख्यक, दलित और बिछड़े वर्ग की कितने वोट है। अगर कुछ भी हुआ तो अहिंद वोट बैंक के लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ये रिपोर्ट उन्होंने भेजा है। दूसरी तरफ डीके शिव कुमार भी यही कोशिश कर रहे हैं कि वक्कलिगा वोट बैंक के साथ साथ उनका जो
होल्ड है वो है ओल्ड मैसूर के भाग में और बेंगलुरु के भाग में है, लेकिन उत्तर कर्नाटका, नॉर्थ कर्नाटका भाग में सीएम सिद्धरामैया की बहुत स्ट्रांग होल्ड है। तो इसलिए डीके शिवकुमार भी वो ट्राई कर रहे हैं कि विधायकों की सपोर्ट ले, मैसूर भाग के और उत्तर कर्नाटका भाग के वहां के विधायकों की सपोर्ट ले। और उसी के साथ साथ उन्होंने सीएम सिद्धरामैया की वेरी क्लोज एड, उनका लॉयल सतीश जारकिहोली के साथ उन्होंने बातचीत की, क्लोज डोर मीटिंग की। अगर ऐसा माहौल आता है, अगर कुछ सपोर्ट चाहिए तो आप हमें सपोर्ट दीजिए। लेकिन सतीश जारकिहोली उनके साथ बातचीत करने के बाद उन्होंने कहा है कि ठीक है, उन्होंने बात किया, हमने इलेक्शन स्ट्रैटेजी के बारे में बात किया, लेकिन मेरा सपोर्ट तो उन्होंने डायरेक्टली कहा है कि मेरा सपोर्ट तो सीएम सिद्धरामैया के लिए है। केजे जॉर्ज वो भी सीएम सिद्धरामैया के बहुत आप थे, उनके साथ भी मतलब इनके जो क्लोज एड्स है उनके साथ डीके शिवकुमार बात कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सीएम सिद्धरामैया के सपोर्टर्स जो है वो नंबर के हिसाब में देखे तो सिद्धरामैया के सपोर्टर्स बहुत लोग हैं। तो इसलिए अभी से ही फाउंडेशन बना रहे हैं डीके शिवकुमार। अगर हाईकमांड पूछेगी तो नंबर के हिसाब से चलेगा, तो इसलिए डीके शिवकुमार क्या क्या स्ट्रैटेजी बनाना है वो तो बना रहे हैं। दोनों, हालांकि दोनों ने कह रहे हैं कि हाईकमांड डिसीजन इज फाइनल, हाईकमांड डिसीजन इज फाइनल। लेकिन इस बीच में बसवराज मुंबई का ये कहना कि दोनों ही नेता कांग्रेस के अहंकारी हैं और दोनों ही अपने स्टैंड से पीछे नहीं हटना चाहते हैं, ऐसे में कोई छुपा रुस्तम हाईकमान कर्नाटक सरकार में एक नया चेहरा दे सकती हैं, इस पर किस तरह की चर्चा है? हाँ, एक्चुअली ऐसा भी एक चर्चा है, दोनों की झगड़े में तीसरे को मिल सकता है क्या? एक्चुअली पहले, मतलब अभी नहीं, अभी मल्लिकार्जुन खड़गे जो एआईसीसी अध्यक्ष है उनका नाम नहीं है, लेकिन इन दोनों के जगह में जैसे वो ऊपर से कहते हैं कि हाँ हाईकमांड डिसीजन इज फाइनल, लेकिन दोनों भी एडमेंट है, जो उनको चाहिए वो हासिल करके ही रहेंगे। डीके शिवकुमार की अगर बात करें तो वो कांग्रेस की पार्टी के बहुत लॉयल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी कभी भी मुसीबत में है वो आगे रहते हैं, उन्हें कांग्रेस ट्रबल शूटर भी माना जाता है। तो इसलिए इस बार तो ये वो इजीली ये सब नहीं होने देंगे, क्योंकि 2.5 साल हुआ है, नवंबर 20 के बाद 2.5 साल हुआ है। तो इनके बीच अभी 2-3 नाम, और ये तो पहली नहीं है, उनके नाम अभी परमेश्वर है, जो होम मिनिस्टर परमेश्वर है, और सतीश जारकिहोली का नाम भी है। सतीश जारकिहोली का नाम खुद सीएम सिद्धरामैया के बेटे ने ही लिया था कि सतीश जारकिहोली सीएम सिद्धरामैया के उत्तराधिकारी होंगे। लेकिन ज्योति, जिस तरह से आप कह रही हैं, इन तमाम नामों का आप जिक्र जरूर कर रही हैं, लेकिन डीके शिवकुमार जिस तरह से संकट मोचन के तौर पे हमेशा से कांग्रेस की मुसीबत में सामने खड़े पाए गए हैं, ऐसे में डीके शिवकुमार को नजरअंदाज करना आलाकमान के लिए बड़ा आसान नहीं है। ये फौरी तौर पर एक कह सकते हैं डैमेज कंट्रोल जरूर है, क्योंकि इस मुलाकात से पहले जिस तरह से सोशल मीडिया पे दोनों ही नेता एक दूसरे पर प्रहार कर रहे थे, शब्दों के वार कर रहे थे, उसको रोकने के लिए जरूर आज ब्रेकफास्ट मीटिंग हुई है आने वाले सेशन को ध्यान में रखते हुए, लेकिन ये संकट टला नहीं है, ये कहा जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद ज्योति, विस्तार से बात करने के लिए। कर्नाटक सरकार पर जो लगातार एक संकट गहराया हुआ है। सिद्धरामैया, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के बीच में 2.5 साल का घोषित जो एक समझौता हुआ था, उसे लेकर लगातार दोनों ही नेताओं के बीच में एक टकराव है, जिसे दूर करने के लिए हाईकमान के एक तरह से सुझाव पर आज सियासी ब्रेकफास्ट जरूर हुआ है, लेकिन ये सियासी ब्रेकफास्ट कितने लंबे समय तक, सियासी भूख जो है इस समय डीके शिवकुमार की भी, और जो सिद्धरामैया जिसे नहीं पूरा करना चाहते हैं उसे कब तक भर पाएगा, ये देखना दिलचस्प होगा। खबरों में आगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज छत्तीसगढ़ के रायपुर में पुलिस महानिदेशकों, महानिरीक्षकों को 60वें अखिल भारतीय सम्मेलन में भाग लेंगे। ये सम्मेलन कल से शुरू हुआ था, जो 30 नवंबर तक चलेगा। सम्मेलन का विषय विकसित भारत सुरक्षा आयाम। सम्मेलन में वामपंथी उग्रवाद, आतंकवाद निरोध, आपदा प्रबंधन, महिला सुरक्षा और पुलिस व्यवस्था में फॉरेंसिक विज्ञान और एआई के उपयोग जैसे प्रमुख सुरक्षा मुद्दों पर विस्तृत चर्चा होगी। प्रधानमंत्री विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक भी प्रदान करेंगे। सम्मेलन का उद्देश्य अब तक प्रमुख पुलिस चुनौतियों से निपटने में हुई प्रगति की समीक्षा करना और विकसित भारत के राष्ट्रीय दृष्टिकोण के अनुरूप सुरक्षित भारत के निर्माण के लिए एक दूरदर्शी रोड मैप की रूपरेखा तैयार करना है। ये सम्मेलन देश भर के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों और सुरक्षा प्रशासकों को राष्ट्रीय सुरक्षा के विविध मुद्दों पर खुले और सार्थक विचार विमर्श के लिए एक महत्वपूर्ण संवादात्मक मंच प्रदान करता है।
ये पुलिस बलों के सामने आने वाली परिचालन, अवसंरचनात्मक और कल्याण संबंधी चुनौतियों पर चर्चा के साथ साथ अपराध से निपटने, कानून व्यवस्था बनाए रखने और आंतरिक सुरक्षा खतरों से निपटने के लिए पेशेवर प्रथाओं के निर्माण और साझाकरण को भी सुगम बनाता है। इस सम्मेलन में केंद्रीय गृह मंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, गृह राज्य मंत्री, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस महानिदेशक और केंद्रीय पुलिस संगठनों के प्रमुख भाग लेंगे। तमिलनाडु और श्रीलंका के तटीय इलाकों के पास दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवाती तूफान दित्वा का कहर जारी है। तमिलनाडु के थूथुकुडी में मूसलाधार बारिश जारी है, जिससे कई इलाकों में जलभराव हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार चक्रवात उत्तर उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ रहा है और 30 नवंबर की सुबह तक उत्तर तमिलनाडु, पुडुचेरी और दक्षिण आंध्र प्रदेश के तटों के करीब पहुंच सकता है, जिसके बाद मौसम के और खराब होने की आशंका है। कुडालोर, मय्यालादुथुरै, विल्लुपुरम, चेंगलपट्टू और पुडुचेरी में भी भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। वहीं पुदुकोट्टई, तंजावुर, नागपट्टिनम और चेन्नई सहित कई जिलों में भी भारी बारिश की संभावना है। पेरम्बलूर, तिरुवरूर, नागपट्टिनम, मय्यालादुथुरै, कुडालोर, कलाकुरिची, पुदुकोट्टई, पुडुचेरी, कराईकल में आज शिक्षण संस्थान बंद किए गए हैं और लोगों को घर से बाहर न निकलने की सलाह दी गई है। चक्रवात दित्वा की वजह से हवाई यातायात भी प्रभावित हुआ है। तमाम उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। वहीं दूसरी ओर पड़ोसी देश श्रीलंका में भी भारी बारिश और बाढ़ से हालात खराब हैं। ऐसे में भारत ने अभियान सागर बंधु के तहत तुरंत राहत सामग्री भेजी है। भारतीय वायुसेना और नौसेना के जरिए आवश्यक सामान श्रीलंका पहुंचाया गया है। लगातार बारिश और बाढ़ से कई जिलों में स्थिति गंभीर बनी हुई है। कोलंबो स्थित भारतीय उच्चायोग ने श्रीलंका में संकटग्रस्त भारतीय नागरिकों की सहायता के लिए भंडारनायके अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक आपातकालीन सहायता डेस्क स्थापित किया है। मदद की जरूरत वाले भारतीय नागरिक आपातकालीन नंबर +94 7737278232 पर कॉल या व्हाट्सएप संदेश के जरिए संपर्क कर सकते हैं। भारतीय उच्चायोग हवाई अड्डे पर फंसे भारतीय यात्रियों को भोजन और पानी जैसी सहायता लगातार प्रदान कर रहे हैं। चक्रवात दित्वा से श्रीलंका में आए संकट के बाद धीरे धीरे चक्रवात दित्वा भारत के दक्षिणी इलाकों की तरफ बढ़ रहा है। दीपक रावत हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, सबसे पहले तो आपसे अपडेट ही चाहेंगे हम कि अभी क्या अपडेट है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि कल यानी 30 तारीख को इसका लैंडफॉल है दक्षिणी भारत के तमिलनाडु की तरफ। जी बिल्कुल, मौसम विभाग ने जो ताज़ा जानकारी शेयर की है उसके मुताबिक ये माना जा रहा है कि आज देर रात तक या फिर कल सुबह अर्ली मॉर्निंग में ये हिट कर सकता है भारत के जो तटीय क्षेत्र हैं उन हिस्सों को। यहाँ पर एक मैप बनाया गया है मौसम विभाग में की तरफ से, और इसमें मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि आखिर जो ये चक्रवाती तूफान है जो श्रीलंका से होते हुए बंगाल की खाड़ी की तरफ से होते हुए जो ये हमारे देश की तरफ किन किन हिस्सों पे ये ज़्यादा अफेक्ट करेगा। अगर आप इसको समझें तो बंगाल की खाड़ी होते हुए पुडुचेरी के इलाके में, तमिलनाडु के इलाके में, चेन्नई के इलाके में, आंध्र प्रदेश के इलाके में, तमाम जो तटीय क्षेत्र हैं इन हिस्सों पर ये डायरेक्ट अफेक्ट करेगा। बताया जा रहा है कि सबसे ज़्यादा हिट जो है पुडुचेरी और तमिलनाडु के हिस्सों को कर सकता है। यहाँ पर एहतियातन जो कि वहाँ की जो डिस्ट्रिक्ट टीम्स हैं उन्होंने कोशिश ये की है कि एहतियातन जो सेंटर्स हैं वो तैयार कर दिए जाएं, ताकि अगर लोगों को नुकसान होता है, उनके घरों में बाढ़ आती है, पानी भरता है, तो उनको वहाँ से किसी दूसरी सुरक्षित जगहों में शिफ्ट किया जा सके। वहीं कोशिश ये की जा रही है कि जो कोस्टल एरियाज़ हैं और जो कि समुद्र के किनारे के जो इलाके हैं उन इलाकों में किसी को भी न जाने दिया जाए। इसके लिए SOPs जो है तैयार कर दी गई। खासतौर पर मछुआरों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि अगले 48 घंटे तक, हालांकि उसके बाद तय किया जाएगा कि जाना है कि नहीं जाना है, लेकिन फिलहाल 48 घंटे तक किसी को भी जो समंदर के आसपास के इलाके हैं उनमें नहीं जाना है। माना ये जा रहा है कि स्पीड काफ़ी ज़्यादा होगी इस चक्रवाती तूफान की, और जो बारिश हो रही है जिस तरीके से हमने कोलंबो में देखा, उसके आसपास के क्षेत्रों में देखा, उस बारिश से भारी नुकसान हुआ है, लैंडस्लाइड हुआ है, कई लोग उसके नीचे दब गए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान हुआ है। ऐसा ही नुकसान
हमारे देश के कोस्टल एरियाज़ में भी ना हो सकता है, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा बरसने की ऐसी गुंजाइश जो है मौसम विभाग की तरफ से कही गई है, और हवाएं भी काफ़ी ज़्यादा स्पीड में होंगी। तो अगर ऐसा नुकसान होता है तो ऐसे में एहतियातन इन लोगों को जो सेंटर्स बनाए गए हैं वहाँ पर शिफ्ट कर दिया जाएगा। पानी अगर भरता है तो उसके लिए वहाँ पर मोटर्स तैनात की गई हैं ताकि तुरंत पानी को निकाला जा सके। तो तमाम तैयारियां जो हैं वो की गई हैं। इसके साथ साथ जानकारी मैं ये भी दे दूं कि इन एरिया के साथ साथ ये भी कहा गया है कि जो श्रीलंका में जिस तरीके से तूफान आया है और श्रीलंका में जिस तरीके तबाही हुई है, तो श्रीलंका में अगर हमारे देश के कुछ लोग अगर फंसे हुए हैं, उनको मदद चाहिए, तो वहाँ पर भी विदेश मंत्रालय ने अपनी एक टीम तैनात की है। हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिए गए हैं। अगर आप फंसे हुए हैं, आपको अपना वतन लौटना है, या वहाँ पर आपको कोई खाने पीने की सामान या दूसरी कोई ज़रूरत का सामान नहीं मिल रहा है, तो उस हेल्पलाइन नंबर के जरिए या विदेश मंत्रालय की तरफ से आपको वो चीज़ मुहैया करा दी जाएगी। तो फिलहाल तमाम तैयारियां जो हैं वो भारत ने अपनी तरफ से कर ली है। भारत अपनी तरफ से तमाम मदद की जो सामग्री है वो श्रीलंका भी लगातार भेज रहा है, ताकि वहाँ जो लोग जो वहाँ पर त्रासदी लोगों ने देखी है, जो वहाँ पर लोग परेशान हैं, उनको भी ज़रूरत का सामान मिल सके। इन तमाम चीज़ों पर भारत सरकार लगातार काम कर रही है ताकि श्रीलंका में भी लोगों की मदद हो सके, और अपने देश में भी पूरी तरह से अलर्ट है और मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है। जी दीपक, ये भी जानना चाहेंगे, कल सुबह तक का है कि ये टकराएगा श्रीलंका ये तमिलनाडु के तट से। ऐसे में किस किस तरह के एहतियात, यानी कि किन इलाकों को खाली करा लिया गया है, कौन से वो इलाके हैं जहां रेड अलर्ट जारी किया गया है, और साथ ही क्योंकि पिछले अगर हम माने कल ये टकराएगा तो 48 घंटे से भी जो बारिश हो रही है उसने राहत का जो पूरा काम हो रहा है उस पर कितना असर डाला है अभी तक? देखिए, जिस तरीके के हालात श्रीलंका में देखने को मिले हैं, खासतौर पर राजधानी कोलंबो के आसपास देखने को मिले हैं, उससे सबक लेते हुए और इसी के जो मौसम विभाग लगातार जो जिस तरीके से अपनी जानकारी दे रहा है, उसके आधार पर जो आशंका जताई जा रही है, उससे ये माना जा रहा है कि तटीय क्षेत्रों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, क्योंकि स्पीड काफ़ी ज़्यादा है और साथ साथ बारिश भी बहुत हो रही है। तो ऐसे में एक बार फिर से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ तो आप देखिए कि ये बंगाल की खाड़ी के क्षेत्र से होते हुए ये तूफान जब बहुत तेज़ी से जो हमारे देश की तरफ आगे की तरफ बढ़ रहा है, हमारे तटीय क्षेत्रों की तरफ बढ़ रहा है, तो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड पुडुचेरी का इलाका है। यहाँ पर होने की गुंजाइश, इसलिए सबसे ज़्यादा टीमों को इसी जगह पर तैनात किया गया है। साथ ही साथ आंध्र प्रदेश के कुछ इलाके कहे जा रहे हैं, चेन्नई भी प्रभावित इलाका है, यहाँ पर भी माना जा रहा है कि यहाँ पर भी समस्या हो सकती है। और तमिलनाडु का जो एरिया है, कोस्टल एरिया, नीचे का आप हिस्सा देख रहे हैं, यहाँ पर भी टीमें तैनात की गई। तो ये चेन्नई, तमिलनाडु, पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश का कुछ हिस्सा, यहाँ पर ये जो तूफान है यहाँ से होकर गुजरेगा। तो ऐसे में ये मान के चल रहे हैं कि पुडुचेरी, तमिलनाडु और चेन्नई के आसपास की जो टीमें हैं वो अगले 36 से 48 घंटे तक पूरे अलर्ट मोड पर रहेंगी। और यहाँ पर जो सेंटर्स है, इन्हीं लोगों के लिए सेंटर्स जो है वो दूसरी जगह पर बनाए गए हैं। दीपक, 48 घंटे तक आपदा प्रबंधन एजेंसियां इस इलाके में पूरी तरह से मुस्तैद हैं। ये माना जा रहा है कि ये चक्रवात कुछ बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है, जिस तरह से देखा गया है श्रीलंका में चक्रवात दितवा ने नुकसान पहुंचाया। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक अभी तक की जानकारी के लिए। और आइए एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। चुनाव आयोग ने शुक्रवार को ही पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया के काम की निगरानी के लिए सेवानिवृत्त आईएएस सुब्रत गुप्ता को स्पेशल रोल ऑब्जर्वर के पद पर नियुक्त किया था। चुनाव सदन ने इस काम में उनकी मदद के लिए 1 दर्जन आईएएस अधिकारियों को भी नियुक्त किया है। नियुक्ति के 24 घंटे बीतने से पहले ही शनिवार दोपहर को सीईओ मनोज कुमार अग्रवाल की उपस्थिति में बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया के विभिन्न पहलुओं पर स्पेशल रोल ऑब्जर्वरों की बैठक शुरू हो गई है। 24 घंटे में ही समीक्षा बैठक की शुरुआत हो चुकी है। कोलकाता में स्पेशल रोल ऑब्जर्वरों की बैठक इस समय जारी है। इनकी नियुक्ति के 24 घंटे के भीतर ही सीईओ मनोज अग्रवाल भी बैठक में मौजूद हैं। एसआईआर को लेकर जो एक पूरी पश्चिम बंगाल की प्रक्रिया और उस प्रक्रिया के हल पहलू की इस समय समीक्षा हो रही है। स्पेशल रोल ऑब्जर्वर इस समय बैठक को कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया पर सख्त निगरानी की जा रही है। हम जानते हैं कि लगातार सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों ही पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर अपनी अपनी चिंताओं को चुनाव आयोग तक लेकर पहुंचे थे। चुनाव आयोग ने इसके बाद रिटायर्ड आईएएस सुब्रत गुप्ता को स्पेशल रोल ऑब्जर्वर नियुक्त किया और उसके बाद इस समय स्पेशल रोल ऑब्जर्वरों की एक बैठक इस समय जारी है। सौरभ दत्ता हमारे साथ इस खबर पर जुड़े हैं। सौरभ, क्या अपडेट है? 24 घंटे के भीतर ही एक समीक्षा बैठक इस समय जारी है। जी
देखिए कुछ देर पहले ही ये बैठक शुरू हुआ है। जो स्पेशल रोल ऑब्जर्वर जो रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर है सुब्रता गुप्ता, उनको नियुक्त किया गया है निर्वाचन सदन के तरफ से। और भी 1 डजन आईएएस ऑफिसर है जो सुब्रता गुप्ता को इस काम में हेल्प करेंगे। उन सबको लेके अभी यहाँ पे जो चुनाव ऑफिस है, चुनाव ऑफिस के करीब एक बिल्डिंग है, वहां पे वो बैठक हो रही है बेंगल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बिल्डिंग में। उसके बाद जो जिला निर्वाचन अधिकारी है उनके साथ भी वीडियो कॉन्फ्रेंस में बैठक होगा। बैठक का एजेंडा यही है कि अब एसआईआर किस हाल में है, कौन से विषय में उनको काम करना है, कैसे काम करना है, इसका ब्लूप्रिंट कैसे होगा, कैसे एसआईआर को उसका जो स्पिरिट है, जो ऑब्जेक्टिव है, उसको रखते हुए पूरा काम को आगे ले जाएंगे। इसी सभी बात को लेकर अभी चर्चा हो रही है। सीओ भी वहां पे है। एसआईआर कौन सी जगह पे है और आगे कैसे एसआईआर को लेके जाएंगे, ये जो मृत वोटर है, जो एब्सेंटी वोटर है, जो डेड वोटर्स है, जो शिफ्टेड वोटर्स है और जो फेक वोटर्स है, उनका नाम वोटर लिस्ट में ना रहे, इस बात को निश्चित करने के लिए जो जो कदम उठाने की जरूरत है, वही कदम उठाने के लिए कौन सा कदम जरूरी है, वो सब बात को लेकर अभी ये बैठक चल रही है। सौरभ, बड़ी बात यह है कि देश में दूसरे चरण में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है बिहार के बाद, लेकिन पश्चिम बंगाल पहला वो राज्य होने जा रहा है जहां पर स्पेशल रोल ऑब्जर्वर की नियुक्ति की गई है। दर्जन भर आईएएस अधिकारियों को नियुक्त किया गया है और एक समीक्षा बैठक चल रही है। तो आखिर वो बड़ी समस्याएं क्या हैं जो सामने आ रही हैं कि जिसके लिए पूरा एक तरह से एक नई टीम की नियुक्ति करनी पड़ी? तो जी ये जो सारा डेवलपमेंट हुआ जो नजर आ रहा है बंगाल में, वो सब पिछले जो सोमवार था, सोमवार की घटना की बात ही हुई। टीएमसी के सपोर्टर्स जो बीएलओ थे वो चुनाव आयोग के ऑफिस में आ गए, वो वहां पे घुसने की कोशिश किए और घुस भी गए। चुनाव ऑफिस के बाहर वो 48 आवर्स तक, 2 दिन तक बैठे रहे। उसके बाद भी तब से अब तक कुछ ही देर में, अगर यहाँ पे हम खड़े हुए हैं, यहाँ पे बैठक चल रही है और यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर आपको कुछ माइक में आवाज भी आएगी उन लोगों की जो स्लोगन्स चल रही है। वहां पे वो अभी तक धरने में बैठे हुए हैं, उनका वो मंच अभी तक है। और इसके चलते एआईटीसी का डेलीगेशन भी वहां पे निर्वाचन सदन में उनसे मुलाकात किया। तो उन्होंने 5 सवाल रखे थे, जो 5 सवाल शुरू से वो कर रहे थे। उसके बाद निर्वाचन सदन के तरफ से जो जानकारी सामने आया वो काफी महत्वपूर्ण है। एक तो पश्चिम बंगाल के डीजीपी को चिट्ठी लिख के ये कहा गया है कि आप बीएलओ के सिक्योरिटी निश्चित कीजिए, जो भी बीएलओ है उनके ऊपर कोई पॉलिटिकल दबाव ना हो, इस बात को आप निश्चित कीजिए। ये डीजी को दूसरा चिट्ठी है। पहला चिट्ठी था पिछले सोमवार की घटना को लेकर, और अब ये एक सार्वजनिक रूप में उनको ये चिट्ठी दिया गया है कि आपको ये निश्चित करना पड़ेगा। दूसरी ओर टीएमसी की डेलीगेशन को जो निर्वाचन सदन की तरफ से जो बयान आया है, ये बात स्पष्ट कर दिया जा चुका है कि वोटर लिस्ट का जो संशोधन हो रहा है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है, उसमें बाधा ना डाले, उसमें अड़चन ना डाले। ये बात उनको बता दिया गया है निर्वाचन सदन की तरफ से कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है, इसमें रोक ना दीजिए। आपका जो भी कहना है 9 दिसंबर के बाद कहिएगा। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये निर्वाचन सदन कह रहे हैं, उनके तरफ से ये जानकारी सामने आई है। तीसरी बात है कि बीएलओ का जो रेम्यूनरेशन जो है, जो ऑनरियम है, उनमें बढ़त होने की जो प्रपोजल है वो अब तक क्यों नहीं हुआ, उस बात को लेकर भी टीएमसी एआईटीसी को मैसेज दिया गया है, ऐसा निर्वाचन सदन का कहना है। यहाँ तक कि यहाँ का जो चुनाव आयोग का जो ऑफिस है उसको भी शिफ्ट किया जा रहा है फॉर सिक्योरिटी रीजन। और एक बात है कि जो हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में जिनका मानो 1000, 1500, 2000 वोटर्स है, पिछली बार जब 2014 में यहाँ पे उल्टानगर में एक कॉम्प्लेक्स में वो जो वोटर्स रेसिडेंट्स है वो रूलिंग पार्टी के खिलाफ गए थे, ऐसा मानकर वहां पे आउटसाइडर्स कॉम्प्लेक्स के अंदर चले गए थे, पॉलिटिकल स्लोगन दिए थे, ऑटो लेके रैली किए थे, एक डर का माहौल तैयार किया था। तो उसके चलते अभी जो पोलिंग स्टेशन
खुद पार्टी जो हाई राइज बिल्डिंग है वहीं पे उनका पोलिंग स्टेशन होगा फॉर सिक्योरिटी रीजन, ऐसा भी एक निर्देशिका आया है। तो ये सारी बातें को लेकर काफी स्पष्ट है कि बंगाल में एसआईआर को लेके एक के बाद एक जो कदम उठाया जा रहा है, तो कहीं पे जाके जो माहौल तैयार हुआ है बंगाल में एसआईआर को लेके उसको जताती है। रितु जी। जी सौरभ, एक बड़ी बात और, क्योंकि लगातार एसआईआर को लेकर बंगाल में जब ममता बनर्जी भी कई तरह के सवाल उठा रही थी, तो एक तरह से एक टीम का गठन करने के बाद इसको, जहां एक तरफ हम ये माने कि सुधारात्मक जो कदम उठाए जा रहे हैं उसके लिए इस टीम का गठन किया गया है, साथ ही साथ पारदर्शिता, जहां बीएलओ की सुरक्षा है, इस काम को पूरे तरीके से अंतिम रूप दिया जा सके, और साथ ही साथ पारदर्शिता को लेकर भी चुनाव आयोग ने एक बड़ा कदम उठाया इस तरह से पूरी टीम के गठन के साथ, जिसकी समीक्षा इस समय तमाम सदस्य कर रहे हैं। निश्चित तौर से ये जो कदम उठाया गया है, आप एक दो तो कदम नहीं है, एक साथ एक दिन के अंदर 7 से 8 कदम, और हर एक कदम सिग्निफिकेंट है, हर एक कदम की एक अलग उसका इंडिकेशन है, अलग एक इंडिकेशन है इस एसआईआर को चलते। और जैसे कि कहा जा रहा है कि इस गांव में काफी बीएलओज है जो लगातार कहते हैं कि हमके ऊपर प्रेशर है। जो बीएलए है, रूलिंग पार्टी का जो बीएलए है, उनका ये आरोप है कि रूलिंग पार्टी का बीएलए कहता है कि आप हमारे पास फॉर्म लाके दीजिए। और एक बात मैं तुझे जो घटनाक्रम है उसमें और एक बात जो काफी जरूरी है कि कमीशन के तरफ से ऐसा भी देखा गया है कि मानो कि हावड़ा जो डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे हावड़ा का निवासी, वो 2002 का जो वोटर लिस्ट है, जो इस पूरे एसआईआर प्रोसेस का मानदंड है कि आपको 2002 में आपका नाम है कि नहीं, उसका डॉक्यूमेंट्स आपको देना पड़ रहा है, सबमिट करना पड़ रहा है, उसका जो जानकारी है, वो जानकारी डालने के बाद बीएलओ जो आप एनिमेशन फॉर्म कलेक्ट करके उसको ऑनलाइन ऐप में डाल रहे हैं, तो देखा जा रहा है कि हावड़ा के निवासी पर उनके ऊपर से जो डेटा का जो आ रहा है वो बीरभूम, मतलब और एक डिस्ट्रिक्ट अनुपूरक मंडल का जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पे कोई कैंडिडेट का नाम आ रहा था। ऐसे कैसे हो गया? इसको लेके भी कमीशन ने कहा है कि अगर ऐसा कोई सिचुएशन होता है तो जो डीईओ जिला शासक के जो अप्रूव जो वोटर लिस्ट है उनको देख लेंगे यारो कि सही है या नहीं ये जानकारी। अगर सही है तो कोई बात नहीं, अगर सही नहीं होगा तो हियरिंग होगा। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा एक आप नहीं हो रहा है, बहुत सारे घटनाएं हो रही है। तो कहीं पे ये अनुमान लगाया जा रहा है ऐसा तो नहीं, तो किसी के पास 2002 का लिस्ट नहीं है, इसलिए वो क्या कर रहे हैं, वो देख रहे हैं अपने पिता का नाम, मानो किसी का नाम शाहनवाज हुसैन है पिता का नाम, लेकिन उनके पास 2002 का लिस्ट नहीं है, तो वो किसी और जिले के लिस्ट में देख रहे हैं कि और किसी का पिता का नाम शाहनवाज हुसैन है कि नहीं, और उसको डाल देते हैं इंफॉर्मेशन के लिए। और ये लोग को कहते हैं कि मेरा हो गया, मेरा ये पार्ट नंबर सीरियल नंबर लिख के मेरा हो गया। ये सब बातें भी देखना पड़ रहा है। तो इतनी सारी लेयर्स के अंदर लेयर्स है पश्चिम बंगाल में। तो इसके लिए सिर्फ सुब्रत गुप्ता ही नहीं, उनके नेतृत्व में पूरे 1 डजन, पूरे 12 का एक टीम, जैसे क्रिकेट का टीम होता है, फुटबॉल का टीम होता है, एक एसआईआर का भी टीम खड़ा किया गया सीओ ऑफिस के अलावा अलग से एक टीम जो एसआईआर के स्पेशल लो ऑब्जर्वर टीम के काम करेगी। जी हाँ, बिल्कुल। चुनाव आयोग के पास जिस तरह से शिकायतें और चिंताएं पहुंची हैं, उसके बाद चुनाव आयोग ने बड़ा कदम उठाते हुए एक स्पेशल टीम, हमारे जो साथी संवाददाता हैं सौरभ, वो कह रहे हैं कि एक तरह से जैसे क्रिकेट टीम होती है, इस तरह से एक 12 आईएएस अधिकारियों की और रोल ऑब्जर्वर के साथ एक टीम का गठन किया गया है, जो इस समय समीक्षा बैठक कर रहे हैं। तमाम सुधारात्मक उपायों के साथ ही साथ पारदर्शिता को लेकर काम किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ पूरी जानकारी के लिए। और मिड डे प्राइम में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। पुलिस? मिस सीमा जी? अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए वरना घर आ जाएंगे। क्यों? लेकिन मैं अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो। डिजिटल अरेस्ट? 1 लाख दो,
बच जाओगे। इतने पैसे? अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा। जेल तो तुम जाओगे। तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। अरे डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है। इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, आरबीआई इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। हेलो मम्मा। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित भारत। क्या आपको है आकर्षक बचत विकल्पों की तलाश? LIC प्रस्तुत करता है नवजीवन श्री सिंगल प्रीमियम प्लान। एक मुश्त प्रीमियम राशि जमा करें, जीवन बीमा कवर का आनंद उठाएं, परिपक्वता पर गारंटीकृत निश्चित राशि प्राप्त करें, तरलता विकल्प भी उपलब्ध। अभी खरीदें। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक छूट, नियम और शर्तें लागू। एयरबस A320 श्रेणी के विमानों के लिए जारी एक अनिवार्य सॉफ्टवेयर अपडेट के कारण दुनिया भर में हवाई सेवाएं बाधित हो रही हैं। कंपनी ने ये कदम तेज सोलर रेडिएशन से फ्लाइट कंट्रोल डेटा के खराब होने के जोखिम को देखते हुए उठाया है। ये तकनीकी खामी के चलते भारतीय विमानन नियामक DGCA ने A320, A319 और A321 विमानों के लिए सख्त सुरक्षा निर्देश जारी किए हैं। इस पूरे घटनाक्रम को समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ये सॉफ्टवेयर अपडेट आखिर है क्या। एयरबस ने A320 फैमिली एयरक्राफ्ट में एक हालिया घटना के बाद इसे जारी किया है। इसके तहत सोलर रेडिएशन से फ्लाइट कंट्रोल डेटा को सुरक्षित रखने के लिए विमान के सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में अहम बदलाव किए जाएंगे। ये अपडेट एयरबस के A318, A319, A320 और A321 सभी मॉडल्स पर लागू होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक विमान में इस प्रक्रिया को पूरा करने में 2 से 3 दिन का समय लगेगा। इस खबर पर जाएंगे, लेकिन उससे पहले आइए सीधे आपको गुजरात के वडोदरा लिए चलते हैं, जहां बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा इस समय संबोधित कर रहे हैं। रेवेन्यू कलेक्शन कहते हैं, फसल डूब गई, फसल खराब हो गई, लेकिन उसके बावजूद भी ये हमारे अत्याचारी ब्रिटिशर्स ने मामला को माफ नहीं किया, रेवेन्यू उनसे कलेक्ट करने का प्रयास किया। सरदार पटेल बैरिस्टर होने के बावजूद भी कोर्ट रूम को छोड़ करके अपनी धरती की सुगंध को लेकर के किसानों के साथ खड़े थे और उन्होंने खेड़ा आंदोलन किया। उसके बाद इसी तरीके का अन्याय ब्रिटिशर्स ने उस समय हमारे भारदोली के किसानों के साथ किया, और वो भी जब अत्याचार चल रहा था तो उसमें सरदार पटेल जी ने नेतृत्व संभाला और ब्रिटिशर्स को मुंह की खानी पड़ी। सरदार साहब को सफलता मिली और यह किसानों के नेता के रूप में वो स्थापित हुए। और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं और आप सब ध्यान रखें कि वल्लभ भाई पटेल इन्हीं 2 आंदोलनों के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल कहलाने लगे, सरदार नाम उनके साथ। और उन्होंने फिर अपनी यात्रा, जिसको कहा व्यक्तिगत कोर्ट रूम से निकल करके सामाजिक यात्रा में निकले। अहमदाबाद के वो चेयरमैन बने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के, पहले वो एक कमेटी के चेयरमैन बने, बाद में वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चेयरमैन बने। और आप देखिए कि ब्रिटिशर्स के राज में जो विक्टोरिया गार्डन था, वहां लोकमान्य तिलक की मूर्ति को स्थापित करने वाला और कोई नहीं था, भारत का लाल सरदार पटेल था। वो भी आज वो अहमदाबाद में तिलक गार्डन के नाम से जाना जाता है, लेकिन पहले वो विक्टोरिया गार्डन था। और उसकी मूर्ति को अनावरण करने के लिए हमारे गांधी जी को बुलाने का काम सरदार पटेल ने किया। इसलिए ऐसा नहीं है, सरदार पटेल का जीवन मेधावी तो था ही था, लेकिन साथ में आजादी की लड़ाई के साथ साथ नए तरीके से देश को जागृत करने का काम सरदार पटेल ने किया। और इसीलिए जब हम उनकी बात करते हैं तो हमें यह हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि किस तरीके से उन्होंने एक शौर्य का, एक हिम्मत का
एक कमिटमेंट का और एक सार्वजनिक जीवन के माध्यम से राष्ट्र को मजबूत करने के लिए उन्होंने अपने आप को समर्पित किया, यह हम सब लोग जानते हैं। उनकी जो लीडरशिप थी वो बोलते कम थे, लेकिन वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीडरशिप थी। वो बोलते कम थे, उनका एक्शन बोलता था, उनका किया हुआ काम बोलता था। इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। और जैसा कि अभी मनसुख भाई ने बताया कि 562 राज्यों को उन्होंने एक साल के अंदर, 1.5 साल के अंदर एक धागे में पिरो दिया, एक धागे में पिरो दिया। ये छोटी घटना नहीं है, ये आसान काम नहीं है। आज अगर हम देखें तो कोई एक जिला, एक तो 2 जिले से जोड़ना या तोड़ने में ही कितनी मुशक्कत पड़ती है, ये हम सबको समझ में आता है। 562 राज्यों को, और ऐसा भी नहीं है कि उस समय विरोध नहीं हुआ था। उस समय लोगों ने उनकी बात को सुनने से इनकार नहीं किया होगा, लेकिन सरदार साहब जानते थे कि राष्ट्र के लिए, देश के लिए ये आवश्यक है। इसलिए चाहे प्यार से, चाहे समझा के, नहीं तो सही तरीके से एक्शन करके समझाने का काम सरदार पटेल ने। और इसलिए मुझे, अगर आप इतिहास के पन्नों में जाएंगे, मैं नौजवानों से आह्वान करता हूं, आप पढ़िए जरूर कि किस तरीके से सरदार पटेल ने 562 राज्यों को जोड़ा, कईयों को मनाया, कईयों की यूनियन बनी। यूनियन बनने के बाद उन्होंने अपनी बातों को रखने का प्रयास किया। सरदार पटेल ने सबको समझाकर, बुझाकर, दबाकर, जिस तरीके से, हर तरीके से उन्होंने 562 राज्यों को जोड़ा। और ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि जब जूनागढ़ और हैदराबाद के निजाम ने नजरें बदली तो वहां मिलिट्री एक्शन करके भी उसको 562 को जोड़ने का काम। लेकिन इतिहास में ये भी, आज अगर मैं न कहूं और नौजवानों को न बताऊं तो ये शायद मैं गुस्ताखी करूंगा। एक राज्य, जवाहरलाल नेहरू ने कहा इसका फैसला मैं करूं। एक राज्य, और वो राज्य था जम्मू कश्मीर, क्योंकि वो कश्मीरी थे। उन्होंने कहा एक राज्य छोड़ दो, इसका फैसला मैं करूं। और वो फैसला क्या किया? देश की एकता और अखंडता में वो इतना बड़ा नासूर बना, वो इतना बड़ा नासूर बना जिसे हम धारा 370 के नाम से जानते हैं। धारा। और एक बड़ी खबर, सुल्तान अजलान शाह कप हॉकी में भारत की बड़ी जीत हुई है। भारत ने कनाडा को 14-3 से शिकस्त दी है। जीत के साथ भारत ने फाइनल में अपना स्थान बनाया है। फाइनल में भारत का सामना बेल्जियम से होगा। सुल्तान अजलान शाह कप हॉकी में भारत की बड़ी जीत हुई है। भारत ने कनाडा को 14-3 से मात दी है। जीत के साथ ही भारत ने फाइनल में अपना स्थान पक्का कर लिया और फाइनल में भारत का सामना अजलान शाह हॉकी कप में बेल्जियम से होगा। भारत के विमानन नियामक डीजीसीए ने एयरबस A320 ग्रुप के विमान संचालित करने वाली सभी एयरलाइंस के लिए एक महत्वपूर्ण सुरक्षा निर्देश जारी किए हैं। डीजीसीए ने आदेश दिया है कि जब तक आवश्यक सॉफ्टवेयर अपडेट पूरे नहीं हो जाते, इन विमानों को उड़ान भरने की अनुमति नहीं होगी। ये फैसला यूरोपीय विमानन नियामक से मिले एक अलर्ट के बाद लिया गया है। इसके मुताबिक तीव्र सौर विकिरण उड़ान के दौरान फ्लाइट कंट्रोल डेटा को प्रभावित कर सकता है। इससे विभाग में अचानक पिच डाउन की माफ करिएगा इससे विमान में अचानक पिच डाउन की स्थिति पैदा हो जाती है। डीजीसीए ने एयरलाइंस को इसको लेकर तुरंत कार्रवाई करने के लिए कहा है। सभी अनिवार्य संशोधन के बाद ये विमान फिर से सेवा में लौट सकेंगे। तापस इस खबर पे हमारे साथ हैं। तापस, सबसे पहले तो इस निर्देश के बाद भारत में कितनी उड़ानें प्रभावित होंगी, किस तरह से भारत की तमाम एयरलाइन जो कंपनीज हैं वो कैसे इस मुसीबत के समय इसकी भरपाई करने जा रही हैं?
देखिए भारत में उसका इम्पैक्ट बहुत कम देखने को मिलेगा। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ग्लोबली मैंने पूरे विश्व में 6000 के करीब फ्लाइट्स को इस वक्त इम्पैक्ट कर रहा है ये, क्योंकि एयरबस जो है बोइंग के साथ एयरबस ये दो जिसे कहते हैं बहुत बड़ी कंपनीज हैं जो पैसेंजर एयरक्राफ्ट बनाती है। तो ग्लोबली इस पर बहुत इम्पैक्ट पड़ रहा है, खासतौर से वेस्ट यूरोप और अमेरिका की अगर बात करें तो यहाँ पे ये दिसंबर का महीना जो है वो बहुत ज़्यादा अहम होता है। लेकिन भारत में दो कंपनियाँ हैं, जो दो एयरलाइंस हैं जिन पे ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा है, लेकिन उसका भी इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा जितना हम लोगों को लग रहा था। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एयर इंडिया जो अभी इस वक्त एयर इंडिया का मर्जर हुआ था, एयर इंडिया एक्सप्रेस और विस्तारा एयरलाइंस, इन तीनों ये जो तीनों एयरलाइंस मिले, इसमें 113 एयर इंडिया के फ्लाइट से जिनका जिन पे इम्पैक्ट पड़ा था, और उसमें से 42 जो है ऑलरेडी उनको अपग्रेड कर दिया गया। मैं अपग्रेड की जब बात कर रहा हूँ तो अपग्रेड में दो पार्ट है। एक है सॉफ्टवेयर अपग्रेड की बात की जा रही है, जो ज़्यादा जो नए फ्लाइट्स हैं A320 के, इनमें सॉफ्टवेयर अपग्रेड ज़्यादा लग रहा है, और एक है हार्डवेयर अपग्रेड, जो ये पुराने जो मॉडल थे A320 का, उस पर एक हार्डवेयर अपग्रेड भी किया जा रहा है। तो ये एयर इंडिया के 113 में से करीब 42 ऑलरेडी अपग्रेड हो चुके हैं और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 30 तारीख तक बाकी भी हो जाएंगे। इंडिगो की बात करें तो 200 ऐसे प्लेन्स हैं इंडिगो के पास जो A320 के हैं, उसमें से अभी तक 143 जो प्लेन्स हैं वो उन पे अपग्रेडेशन हो चुका है, यानी उसमें सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों का अपग्रेडेशन हो चुका है। वो भी कह रहे हैं कि उनके जो बाकी जो प्लेन्स हैं, 200 के जो प्लेन्स हैं, वो 30 नवंबर तक इनका सुबह 6 बजे तक इनका पूरा का पूरा अपग्रेडेशन हो जाएगा। अहम बात है एयर इंडिया एक्सप्रेस की, जो उसमें से उनके 25 जो फ़्लाइट है वो उस पर इम्पैक्ट पड़ा है, उसमें से 8 डिले किए गए, फ़्लाइट में डिले हुआ है। तो ये एयर इंडिया का है। बाकी ओवरऑल जो हम कह रहे थे कि करीब 300 साढ़े तीन सौ के करीब फ़्लाइट्स हैं, वो इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन जो अभी तक हमारे पास जो इंफॉर्मेशन आ रही है अलग अलग जगहों से, हमारे सोर्सेस से, वो कहा जा रहा है कि 30 तारीख तक ये सारा का सारा जो अपग्रेडिंग है, सॉफ्टवेयर की कहीं बात कहें या फिर हार्डवेयर की, ये दोनों चीज़ें 30 तारीख तक सुबह 6 बजे तक ये हो जानी चाहिए। तो मुझे नहीं लगता कि इंडिया में, भारत में इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलेगा। विदेशों में खासतौर से जो यूएस के एयरलाइंस है, जेट ब्लू कहिए या यूनाइटेड एयरलाइंस के, ये बहुत सारे एयरलाइंस हैं जिनका जो सबसे ज़्यादा एयरबस के फ़्लाइट यूज़ करते हैं, उन पे इसका असर ज़्यादा देखने को मिलेगा। ऋतु, बहुत बहुत धन्यवाद तापस इस पूरी जानकारी के लिए, इस खबर पर। और बात करेंगे इस समय, हम आपको बता दें एक बार फिर कि एयरबस सॉफ्टवेयर अपडेट से जो एक तरह से अपडेट का एक अलर्ट जारी किया गया है, और ग्लोबली एयरबस के इस एक तरह से ये जो समस्या आई है एयरबस में, जो सोलर रेडिएशन की, जिसकी वजह से एरोप्लेन के कंट्रोल सिस्टम पे जो एक असर पड़ रहा है, उसे लेकर ग्लोबली ज़्यादा असर है। भारत में इसका बड़ा असर नहीं दिखाई देगा उड़ानों पर। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। Welcome to the world that is future ready. Swipe your world, go shopping, grab offers, you are so ready. Welcome to the world that is future ready. Wow, world. Click your world, utility bills, quick payments, you are so ready. Welcome to the world that is future ready. Wow, world. This isn't just banking, it's next generation digital banking designed for tomorrow. Personalized, secure, savings and much more. With Bank of Baroda, experience the same trust with smarter world at your fingertips. Your world, my world, future ready, Bob World. क्या आपको है आकर्षक बचत विकल्पों की तलाश? LIC प्रस्तुत करता है नवजीवन श्री सिंगल प्रीमियम प्लान। एक मुश्त प्रीमियम राशि जमा करें, जीवन बीमा कवर का आनंद उठाएं, परिपक्वता पर गारंटीकृत निश्चित राशि प्राप्त करें, तरलता विकल्प भी उपलब्ध। अभी खरीदें। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक छूट, नियम और शर्तें लागू। केंद्रीय रेल एवं सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जैसलमेर से दिल्ली के शकूर बस्ती के लिए एक नई ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। ये ट्रेन फ्लोदी, जोधपुर और जयपुर से होते हुए दिल्ली पहुंचेगी। जैसलमेर एक्सप्रेस ट्रेन के उद्घाटन सत्र में रेल मंत्री के साथ केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और रेल विभाग के अधिकारियों सहित अन्य गणमान्य मौजूद रहे। इस दौरान रेल मंत्री ने संबोधित करते हुए बताया कि स्वर्ण नगरी में 15 लाख से अधिक पर्यटक आते हैं।
जनता की मांग को देखते हुए जैसलमेर एक्सप्रेस का नाम बदलकर स्वर्ण नगरी एक्सप्रेस किया गया है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि जैसलमेर से भविष्य में अन्य नई ट्रेनों का संचालन किया जाएगा और आने वाले समय में वंदे भारत स्लीपर ट्रेन भी चलाई जाएगी। जैसलमेर से दिल्ली के लिए संचालित इस नई ट्रेन से यात्रियों को आवागमन में सुविधा मिलेगी। वहीं पर्यटकों को जैसलमेर की सुंदरता को निहारने में ये ट्रेन कारगर साबित होगी। देश की राजधानी दिल्ली और राजस्थान की राजधानी जयपुर को जोड़ने वाली ये ट्रेन आम नागरिकों के साथ साथ सेना के जवानों के लिए भी सुविधाजनक होगी। सेंट्रल एजेंसी और दिल्ली पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। लंबे समय से फरार चल रहे गैंगस्टर हरसिमरन उर्फ बादल को आखिरकार बैंकॉक से गिरफ्तार कर लिया गया है। जानकारी के मुताबिक हरसिमरन इस साल जनवरी में फर्जी पासपोर्ट के सहारे बैंकॉक फरार हो गया था। वहां से वह दुबई और फिर अमेरिका भागने की फिराक में था। हरसिमरन के खिलाफ कई गंभीर मामले दर्ज हैं। माना जा रहा है कि उसकी गिरफ्तारी से उसके नेटवर्क पर बड़ा असर पड़ेगा और कई आपराधिक मामलों की तह तक पहुंचने में मदद मिलेगी। ये कार्रवाई दिल्ली पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है। पश्चिम बंगाल में बीएलएज नियुक्ति को लेकर नेता प्रतिपक्ष व भाजपा नेता शुवेंदु अधिकारी का बयान सामने आया है। शुवेंदु अधिकारी ने कहा है कि इस बार भाजपा ने सबसे ज्यादा बीएलएज नियुक्त किए हैं। भाजपा की कोशिश है कि मृत मतदाता, फर्जी मतदाता और मुस्लिम घुसपैठियों के नाम वोटर लिस्ट में ना हो। साफ सुथरी वोटर लिस्ट होगी तभी चुनाव निष्पक्ष हो पाएंगे। इंडोनेशिया में उत्तरी आचे प्रांत और पश्चिमी सुमात्रा में आई बाढ़ के कारण भारी तबाही हुई है। इस बाढ़ में मरने वालों की संख्या बढ़कर 248 हो गई है। फिलहाल 200 से अधिक लोग अभी भी लापता हैं। यहां तक कि राहत कर्मियों को आपदा से प्रभावित कई इलाकों में पहुंचने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ रहा है। अधिकारियों को इस बात की आशंका है कि मरने वालों की संख्या अभी और बढ़ सकती है। सड़कें पूरी तरह से नष्ट हो चुकी हैं। संचार आपूर्ति बाधित होने से प्रभावित इलाकों से संपर्क टूट चुका है। इंडोनेशिया की राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन एजेंसी ने बताया है कि पिछले हफ्ते से जारी मूसलाधार बारिश से उत्तरी सुमात्रा प्रांत में नदियों के तटबंध टूट गए हैं। बाढ़ के कारण हजारों घर और भवन पानी में डूब चुके हैं। बृहस्पतिवार को आचे के तट पर 6.3 तीव्रता का भूकंप भी आया था। फिलहाल राहत कार्य लगातार जारी है। एफआईएच जूनियर विश्व कप में भारत ने जीत के साथ अपने अभियान का आगाज किया है। रोशन खुजू और दिलराज सिंह के 2-2 गोल की मदद से भारत ने चिली को 7-0 से हराकर एफआईएच पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप में अपने अभियान की शानदार शुरुआत की। पहले क्वार्टर में कोई गोल नहीं होने के बाद रोशन ने 16वें और 21वें मिनट में 2 गोल कर भारत को 2-0 की बढ़त दिलाई। भारत के लिए अजीत यादव, अनमोल एक्का और कप्तान रोहित ने भी गोल किए। अंडर 21 वर्ग में दूसरे नंबर पर काबिज भारतीय टीम आज अपने दूसरे पूल बी मैच में ओमान से भिड़ेगी। बीसीसीआई ने घोषणा की है कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम 21 से 30 दिसंबर के बीच श्रीलंका के खिलाफ 5 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय सीरीज खेलेगी। सभी मुकाबले विशाखापट्टनम और तिरुवनंतपुरम में खेले जाएंगे। ये सीरीज विमेन इन ब्लू के लिए अहम है क्योंकि विश्व कप जीतने के बाद ये पहली अंतर्राष्ट्रीय सीरीज होगी। श्रीलंका की टीम 2016 के बाद पहली बार भारत में द्विपक्षीय T20 सीरीज खेलने आ रही है। भारत श्रीलंका के बीच पहला T20 मैच 21 दिसंबर को विशाखापट्टनम में खेला जाएगा। केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने मेरठ में स्पोर्ट एज खेल और उद्यमिता विकास, प्रगति और उत्कृष्टता की ओर का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि मेरठ से खेल क्रांति की शुरुआत हो रही है और खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए अब उद्योग क्षेत्र को भी आगे आना होगा। उन्होंने कहा कि स्पोर्ट्स को एक स्किल बनाना है और देश भर की आईटीआई में खेल सामग्री निर्माण की सुविधाएं और शिक्षा शुरू की जाएंगी। मेरठ की पहचान किसानों से है, मेरठ की पहचान चौधरी चरण सिंह जी से है, मेरठ की एक बड़ी पहचान हमारी क्रांति से है जो 1857 की क्रांति। आज 2025 में खेल क्रांति की पहचान भी मेरठ से जोड़ने के लिए एक नए अभियान की हमने शुरुआत की। मेरठ में जो स्पोर्ट्स की गुड इंडस्ट्री है
उसकी इतनी संभावना है कि 2035 तक 40,000 करोड़ का उत्पाद ये मेरठ की खेल उद्योग से हो सकता है। 2047 तक वो स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एक्टिविटी इंडस्ट्री की क्या तस्वीर बन सकती है, क्या संभावनाएं हैं। 50 लाख करोड़ का उत्पाद और 3 करोड़ लोगों को रोजगार, 2% जीडीपी का योगदान, यहाँ तक की मैपिंग और पॉसिबिलिटीज। और देश में खेलों को लेकर लगातार बड़े बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। हाल ही में 2030 कॉमनवेल्थ खेलों की मेजबानी अहमदाबाद को मिलने के बाद खिलाड़ियों को तैयार करने के लिए हर राज्य ने अपनी कमर कस ली है। इसी क्रम में वर्तमान में मौजूदा दिल्ली सरकार की ओर से दिल्ली स्टेट स्कूल गेम्स 2025-26 का आयोजन किया जा रहा है। दिल्ली के अलग अलग स्टेडियम में जहां एथलेटिक्स, कबड्डी, कुश्ती, शूटिंग जैसी अन्य प्रतियोगिता आयोजित की जा रही हैं, वहीं दिल्ली के 100 से ज्यादा स्कूल के छात्रों ने पहली बार आयोजित इन खेलों में हिस्सा लिया। शीर्ष 3 विजेता खिलाड़ियों को दिल्ली सरकार की तरफ से स्कॉलरशिप भी दी जाएगी। पहली बार खिलाड़ियों को प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। साथ ही ये खिलाड़ी स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया खेलों के लिए सीधे क्वालिफाई कर पाएंगे। दिल्ली स्टेट स्कूल गेम्स जो हैं, ये दिल्ली सरकार रेखा गुप्ता जी के सौजन्य से पहली बार आयोजित हो रहा है और इसमें बच्चों को टॉप 3 पोजीशन पर स्कॉलरशिप प्रदान की जा रही है और यहीं से बच्चों का चयन राष्ट्रीय स्कूल गेम्स के लिए भी सिलेक्शन हो रहा है और बच्चों को ये रेंज बिल्कुल दिल्ली सरकार ने फ्री ऑफ कॉस्ट समर्पित की है। बच्चा यहाँ पर आएगा, अपना अभ्यास करे और आगे भविष्य की तरफ बढ़ता रहेगा। जो है इसमें बच्चों को किसी भी तरह का कोई भी शुल्क नहीं देना है। यह शूटिंग रेंज शिक्षा निदेशालय के प्राइवेट स्कूल, एडेड स्कूल्स, गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए टोटल फ्री है। और मिड डे प्राइम में आज बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।